बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 28 है और इस लेक्चर में हम लैंड पोल्यूशन पे बात करेंगे। और लैंड पोल्यूशन में हम टाइप्स, उसका इम्पैक्ट और इसका सल्यूशन देखेंगे। उसके बाद हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे और आखिर में सैनिटरी लैंडफिल की टेक्निक है उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करें। तो आएँ आज का लेक्चर देखते हैं। लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन, इट रेफर्स टू द डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ सरफेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ या इंसानी मुदाखलत की वजह से ज़मीन के अंदर जो डिग्रेडेशन होती है या डिस्ट्रक्शन होती है, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, या अर्थ की सरफेस को जो हम ख़राब करते हैं, बेसिकली उसको लैंड पोल्यूशन कहते हैं। बहुत सी इंसानी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, इंसानी मसरूफियात ऐसी हैं या इंसान के ऐसे काम हैं जिनकी वजह से ज़मीन का सरफेस जो है ये डिग्रेड होता है, डिस्ट्रक्ट होता है। ज़मीन का सरफेस ख़राब हो उसको हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। एनी एक्टिविटी दैट अंडरमाइंस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी of the land for agriculture, wildlife, construction, forestation falls under the land pollution। कोई भी ऐसी कार्रवाई जिसके नतीजे में ज़मीन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नाकारा हो जाए, जिसमें वाइल्ड लाइफ के लिए नाकारा हो जाए, या जिस पे कंस्ट्रक्शन ना की जा सके या उससे फॉरेस्टेशन ना उगाए जा सके, तो कोई भी ऐसी इंसानी एक्टिविटी जिनकी वजह से ज़मीन अपनी फर्टिलिटी खो दे या अपना यूज खो दे इन चीजों के लिए, उसको हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। मेजर टाइप ऑफ लैंड पोल्यूशन 5 तरह की है, जिनमें एग्रीकल्चर पोल्यूशन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डिफॉरेस्टेशन है और माइनिंग है। तो अगली स्लाइड्स पे हम इन पांचों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर लैंड पोल्यूशन, use lot of fertilizers as well as pesticides, fungicides and insecticides। हम जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिए, हम यील्ड बढ़ाने के लिए और मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए हम फर्टिलाइजर्स बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, फंगिसाइड यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। पर्पस हमारा ये होता है कि हम अपनी यील्ड पर एकड़ जो है वो बढ़ा लें। दीज एग्रीकल्चर इनपुट्स आर ऑल्सो लोडेड विद केमिकल्स। The chemicals are effective in killing the pests and increasing production, but they also strip the soil of its minerals and other valuable compounds। तो जब भी हम खाद डालते हैं, जब भी हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जब भी पेस्टिसाइड डालते हैं, तो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। ये हमारी प्रोडक्शन को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो ये मिनरल्स हैं ज़मीन के अंदर या सॉइल के अंदर, ये केमिकल उनके साथ मिलके बहुत से नए कंपाउंड्स बना देते हैं और उन कंपाउंड्स की वजह से हमारी लैंड पोल्यूशन होती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट दैट इज जनरेटेड इन आवर होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स एंड इवन वर्क प्लेसेस। तो हमारे घरों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, शॉप्स में, वर्क प्लेस पे, फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सा हम बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट जनरेट करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ दिस वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनमें से बहुत सा वेस्ट ऐसा होता है जो डिग्रेड होता ही नहीं है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स मेटल्स, ग्लासेस एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। जो मेटल्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। जो ग्लासेस हैं या प्लास्टिक हैं, ये सारी उम्र पड़े रहें, ये डिग्रेड नहीं होते। दिस वेस्ट फाइंड्स इट्स वे टू द डंपिंग एरियाज। अल्टीमेटली ये डंपिंग एरियाज में जाके सॉलिड वेस्ट में हम फेंक आते हैं, विच इन टर्न रिजल्ट्स इन लैंडफिल। और उससे ये लैंडफिल में जो है वहां जाके हम डंप कर आते हैं और ये वहां पे डंप हुआ रहता है और अल्टीमेटली ये हमारे लैंड पोल्यूशन का बायस बनता है। प्लास्टिक प्रोड्यूसेस आर स्पेशली द मोस्ट नोटोरियस। तो प्लास्टिक ऐसी चीज है जो डिग्रेड होता ही नहीं है, ये 100 साल भी पड़ा रहे तो ये डिग्रेड नहीं होता, इसलिए ये सबसे बुरा लैंड पोल्यूटेंट जो है दैट इज प्लास्टिक। देन इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। एंड अदर मेजर सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। दीज वेस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग केमिकल्स। इसमें केमिकल्स हैं, प्लास्टिक, मेटल्स, पेंट्स एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बाई प्रोडक्ट्स एंड रेजिड्यूज।
तो इंडस्ट्री में जो चीज भी बनती है उसकी जो वेस्ट है वो हमारी लैंड पोल्यूशन को खराब करती है, तो लैंड पोल्यूशन का बायस बनती है। उसके अंदर केमिकल्स हो सकते हैं, उसके अंदर प्लास्टिक है, मेटल है, पेंट्स हैं, उसके अंदर बेतहाशा बाकी वेस्ट है इंडस्ट्री का, वो सारा हमारा जो लैंड पोल्यूशन का बायस बनता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट आर नॉर्मली जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसेस। जितनी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो सॉलिड वेस्ट वहां से। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे फ्रूट्स हैं, उनके जूसेस का कारखाने हैं, या वीट फ्लोर है, या राइस हस्किंग यूनिट्स हैं, तो इनसे बहुत सारा वेस्ट इनसे आता है। टिन पैकिंग है फूड की, उसमें से आता है। ऑयल रिफाइनरीज में से सॉलिड वेस्ट आता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से आता है, कंस्ट्रक्शन साइट से बहुत सा मटेरियल ऐसा आता है जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। और उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूसिंग पावर प्लांट्स जितने भी हैं वो भी अपने एफ्लुएंट्स देते हैं। तो इस तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ये तीसरा बड़ा सोर्स है जो हमारे लिए लैंड पोल्यूशन का बायस बनता है। पावर प्लांट्स रिलीज केमिकल वेस्ट एंड डिस्पोज देम इन लैंडफिल। तो वहां पे जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो अपने केमिकल वेस्ट रिलीज करते हैं जो डिस्पोज देम इन द लैंडफिल। दीज इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम एंड न्यूक्लियर वेस्ट। Construction sites, on the other hand, produce wood, metal and plastic waste which make their way into the landfill. तो इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो भी अपना सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें वुड है या मेटल है और दूसरी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्रियल साइट्स जो हैं वो हमारा सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। While energy producing plants burn fossil fuels and biomass, other industrial producers like oil refineries and pharmaceuticals use various raw materials that generate loads of chemical residues and byproducts. तो इसी तरह जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, केमिकल कंपनीज हैं, रिफाइनरीज हैं, वो भी बहुत सा केमिकल जो है वो रिलीज करती हैं और वो लैंड पोल्यूशन का बायस बनता है। डिफॉरेस्टेशन, लैंड degradation and pollution also occur when we cut down trees to clear land for agriculture, construction, mining और other economic activities. तो हम deforestation इन activities के लिए करते हैं, उससे भी land pollution होता है। Deforestation leads to the total loss of the land's value. Elimination of the natural vegetation disrupts the ecosystem, adversely affecting various life forms. जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है। जब डिफॉरेस्ट करते हैं तो वो सारा इकोसिस्टम और उसमें रहने वाले जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। उसमें बर्ड्स हैं, उसमें रेप्टाइल्स हैं, उसमें वाइल्ड लाइफ है और उसके अंदर इंसेक्ट्स हैं। तो ये तमाम जो है वो इकोसिस्टम खराब हो जाता है और वो हमारी एनवायरनमेंट को फिर खराब करता है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लैंड पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन एंड डिसर्टिफिकेशन। तो लैंड पोल्यूशन की चौथी बड़ी वजह जो है दैट इज डिफॉरेस्टेशन। देन इज माइनिंग। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड ओर्स फ्रॉम अंडर द अर्थ सरफेस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द लैंड पोल्यूशन। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड ओर्स फ्रॉम अंडर द अर्थ सरफेस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू लैंड पोल्यूशन। जैसे ही हम जमीन के नीचे से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मटेरियल्स को, ओर्स को या मिनरल्स को या इसमें गैस को या पेट्रोलियम को या ऑयल को, तो उससे भी लैंड पोल्यूशन होती है। माइनिंग डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ लैंड। दीज इंक्लूड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ऑयल, कोल, स्टोन्स, सैंड्स एंड मिनरल और सच एज गोल्ड। और गोल्ड के अलावा बहुत सी दूसरी चीजें भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो माइनिंग भी लैंड पोल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है। When mining or quarrying, we normally have to clear the land surface and drill huge manholes and pits. After mining, we leave land completely defaced and exposed to erosion, which further whittles down its quality and value. जब हम खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद जब हमारा पर्पस पूरा हो जाता है तो वो हम ऐसे ही खुदाई की हुई चीजें छोड़ के चले जाते हैं और उसकी वजह से सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। अब सोल्यूशन क्या है इसका? ये जो हम लैंड पोल्यूशन करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन में सबसे पहला जो सोल्यूशन है दैट इज 3R फार्मूला। 3R फार्मूला इज 3 R's, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये चीज़ों का इस्तेमाल को कम करें, इस्तेमाल रिड्यूस कर दें, चीज़ों को रीयूज करें, एक बार इस्तेमाल करके उसको फेंकें ना, बार बार इस्तेमाल करें। रिसाइकल, जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उसको रिसाइकल करके उससे नई चीज़ें बना लें ताकि जितना वेस्ट कम हो उतना ही अच्छा है। तो ये 3R फार्मूला है।
और उसके बाद फिर नेक्स्ट इज प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट इधर उधर फेंकने की बजाय, पाइल अप करने की बजाय, इसका साइंटिफिक मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का, उसको साइंटिफिकली डिस्पोज करें। तो वो तरीके हम अगली स्लाइड्स पे देखेंगे। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये तीसरा बड़ा अहम सॉल्यूशन है उसका। तो आए इसको वन बाय वन देखते हैं। 3R फार्मूला है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो इसमें सबसे पहले रिड्यूस। फॉर कर्बिंग लैंड पोल्यूशन, रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन बायोग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। जो नॉन बायोग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल तरक कर दें, इस्तेमाल कम कर दें, उसको खातरख्वाह तरीके से उसमें कमी कर दें। दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंड पोल्यूशन सोल्यूशन टू इम्प्लीमेंट। सबसे ज्यादा आसान तरीका यह है कि ऐसी चीजें जो हमारे लैंड को पोल्यूट करते हैं उनका इस्तेमाल खत्म कर दें या बिल्कुल महदूद कर दें, कम कर दें। द रीयूजेबल बैग्स फॉर शॉपिंग टू अवॉइड प्लास्टिक, कैरी बैग फ्रॉम द शॉप। जो शॉपिंग करने जाते हैं वहां से हम पॉलीथीन के थैलों में चीजें लेके आते हैं, पैकिंग हम पॉलीथीन के थैलों में करते हैं, तो उसकी बजाय रीयूजेबल बैग यूज करें या जो डिग्रेडेबल बैग हैं वो यूज किए जाए। यूज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वेयर एज पॉसिबल, और जहां जहां बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वहां वहां उसको यूज करें ताकि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो। रिप्लेस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स विद मेटल और ग्लास वंस। मेटल भी रिसाइकल हो सकता है, ग्लास भी रिसाइकल हो सकता है, तो इसलिए प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स जो हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनकी जगह पे अगर हम रिसाइकलेबल चीजें इस्तेमाल करें तो उससे भी लैंड पोल्यूशन कम हो सकती है। रीयूज, अवॉइड थ्रोइंग थिंग्स दैट कैन बी रीयूज्ड। व्हाई टू बाई न्यू स्टफ व्हेन यू कैन रीयूज द एग्जिस्टिंग वंस। जो चीजें ऑलरेडी हमारे पास हैं उनको रीयूज करने में कोई कबाहत नहीं है, उनको जितना ज्यादा रीयूज कर सकते हैं उनको करें। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज कार्डबोर्ड एंड प्लास्टिक कंटेनर्स फॉर अदर पर्पसेस। तो रीयूज करें चीजों को। रिसाइकल, तीसरा इसका है रिसाइकल। रिसाइकलिंग इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे हैजर्डली कैन सेव द लैंड कंटेमिनेशन। चीज अगर आपने इस्तेमाल कर ली है, टूट गई है, तो रिसाइकल हो सकती है। प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, बहुत सी दूसरी चीजें रिसाइकल हो सकती हैं। तो शीशा रिसाइकल हो सकता है, उसमें ग्लास रिसाइकल हो सकता है, उसमें मेटल्स रिसाइकल हो सकती हैं। तो जो चीजें रिसाइकल हो सकती हैं उनको रिसाइकल करें ताकि लैंड पोल्यूशन कम हो। Besides reducing the amount of waste in the landfill, recycling also plays an integral role in the curbing of the disposal of non-biodegradable waste. Moreover, it helps in minimizing other forms of pollution such as air and water pollution. तो अगर हम चीज़ों को रिसाइकल कर लेंगे तो उससे वाटर पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा, उससे एयर पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगी, उससे बहुत सी दूसरी पोल्यूशन भी खत्म हो जाएंगी। It also results in cost saving and कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये रिसाइकलिंग के बहुत फायदे हैं। चीजें जितनी हम रिसाइकल कर सकते हैं उन चीजों को इस्तेमाल करें जो रिसाइकल हो सकती हो, ताकि हमारे लैंड पोल्यूशन और इससे होने वाले जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको खत्म किया जा सके। प्रॉपर डिस्पोजल, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। अगर हम प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल नहीं करेंगे तो ये लैंड हमारी ज्यादा पोल्यूट होती जाएगी। पुअर वेस्ट डिस्पोजल इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। Hence, proper waste disposal is one of the effective way to curbing land pollution. सबसे ज्यादा आसान तरीका यह है कि हम अपनी वेस्ट डिस्पोजल को साइंटिफिकली करें ताकि लैंड पोल्यूशन कम हो। This especially applies to the disposal of toxic waste products. It is imperative that industries follow the regulation guide waste disposal. सबसे ज्यादा जो हमारा टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो इंडस्ट्री से होता है। अगर हम इंडस्ट्री के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें और तो उससे बहुत ज्यादा जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल जो है वो मैनेज हो सकता है और उसको हम प्रॉपरली वेस्ट डिस्पोजल कर सकते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द लैंड पोल्यूशन एंड दिस अकर्स लार्जली थ्रू पेस्टिसाइड्स। In the light of that, farmers be advised to reduce the use of pesticides and embrace integrated pest management system. IPM involves using non-pesticide techniques such as crop rotation to eradicate pests. Without the use of pesticide, this will reduce land pollution. तो फार्मर्स को यह समझाने की जरूरत है कि जितना कम से कम वो पेस्ट यूज करेंगे उतना ही उनके लिए ज्यादा फायदा है, और जो नॉन पेस्टिसाइड टेक्निक्स हैं फार्मर्स को वो समझानी चाहिए और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम उनको समझाना चाहिए ताकि वो पेस्ट यूज किए बगैर
अपने जो चीज़ें हैं वो उनको मैनेज कर सकें। तो ये 5 तरीके थे जिनकी बुनियाद पे हम लैंड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट collecting, treating and disposing of solid material that is discarded is called solid waste management. ऐसा मटेरियल जो हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं उसको कलेक्ट करना, उसको ट्रीट करना और उसको डिस्पोज ऑफ करना, इस प्रोसेस को हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इनप्रॉपर डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैन क्रिएट अनसैनिटरी कंडीशंस लीडिंग टू आउटब्रेक ऑफ vector-borne diseases, that is diseases spread by rodents and insects. अगर इस सॉलिड वेस्ट को हम प्रॉपरली मैनेज ना करें और इनको हम अनसैनिटरी कंडीशंस के अंदर पड़ा रहने दें तो उससे बीमारियां फैलती हैं, उससे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस पैदा होती हैं जो rodents और इंसेक्ट्स की वजह से आगे फैलती हैं। दिस टास्क ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चैलेंज, और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चैलेंज है सॉलिड वेस्ट को हमने कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि जितना सॉलिड वेस्ट हम डेली बेसिस पे प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कलेक्ट कर लें, उसको ट्रीट कर लें और उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर लें। अब इसमें सॉलिड वेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो इसकी कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज हैं। कंपोजिशन में हमारे पास रेजिडेंशियल सॉलिड वेस्ट है, हमारे पास कमर्शियल सॉलिड वेस्ट है, हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सॉलिड वेस्ट है और हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो 4 तरीकों से हम सॉलिड वेस्ट जो है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया से होता है, ये कमर्शियल मार्केट से होता है, ये इंस्टीट्यूशनल है और ये इंडस्ट्रीज़ जो बड़ी बड़ी हैं वहाँ से जो वेस्ट डेली होता है ये टनों के हिसाब से डेली अपनी इंडस्ट्री जो है ये सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करती है। वेस्ट दैट काज इमीडिएट डेंजर to exposed individuals or environment are classified as hazard. इनमें से ऐसा वेस्ट जो इंसानी एनवायरनमेंट के लिए, इंसान के लिए ज़्यादा खतरे का बायस बनता है उसको हम हैजर्डस मटीरियल कहते हैं। All non-hazardous solid management from a community that requires collection and transport to a process or disposal site is called refuse or municipal solid waste. और ऐसा मटीरियल जो हम लोग रोज़ पैदा करते हैं और नॉन हैजर्डस है, जैसे हम घरों के अंदर कचरा पैदा होता है तो इसको हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं। तो सॉलिड वेस्ट 2 तरीके से आता है, एक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो हम घरों में और जो नॉन हैजर्डस है, और दूसरा वो जो इंडस्ट्री और कमर्शियल एरिया और इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो हैजर्डस है। अब ये 2 तरह का होता है, जो हमारा रिफ्यूज है ये 2 तरह का होता है। एक गार्बेज है, गार्बेज इज मोस्टली डीकम्पोजेबल फूड वेस्ट, तो ये जो हम फल खाते हैं उनके छिलके हैं, सब्जियां हम खाते हैं उनका वेस्ट है और ये डीकम्पोज होने वाला है। और दूसरा रबिश इज मोस्टली ड्राई मटेरियल सच एज ग्लासेस, पेपर, क्लॉथ एंड वुड। रबिश जो है जो जिसने डीकम्पोज नहीं होना, ये ग्लास की सूरत में हो सकता है, कागज की सूरत में हो सकता है, कपड़ों की सूरत में हो सकता है, लकड़ी की सूरत में हो सकता है। गार्बेज इज हाईली डीकम्पोजेबल वेयर एज रबिश इज नॉट। ट्रैश इज रबिश that include bulky items such as old refrigerators, couches, large tree stumps. तो जो सॉलिड वेस्ट है हमारा उसके अंदर हमारे पास बड़े बड़े आइटम्स भी हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटर किसी का खत्म हो गया है, बिल्कुल उसने फेंकना है, किसी का सोफा खराब हो गया है, फर्नीचर खराब हो गया है, किसी की अलमारी टूट फूट गई है, तो उसमें किसी ने दरख्त उगाए हुए हैं, वो दरख्त गिर गए हैं, उनकी ब्रांचेस हैं। तो बेतहाशा किस्म का ये सॉलिड वेस्ट है जो हम डेली प्रोड्यूस करते हैं और इस सारे को किसी ना किसी ने कलेक्ट करना है और किसी ना किसी ने इसको हैंडल करना है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, अगला सबसे बड़ा जो सॉलिड वेस्ट आता है ये कंस्ट्रक्शन साइट से आता है, डिमोलिशन साइट से आता है। हम बिल्डिंगें बनाते हैं, गिराते हैं, उसका डेब्रीज है और वो डेब्रीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना भी एक बड़ा मसला बना होता है। C&D waste is inert and non-hazardous. It is usually disposed of in municipal sanitary landfill. तो ये सॉलिड वेस्ट जो है हमारा कंस्ट्रक्शन साइट्स वाला, तो वो भी एक बड़ा मसला है। Another type of solid waste is the fastest growing component, the electronic solid waste. Is the electronic waste या इसको ई वेस्ट कहते हैं। हमारे घरों के अंदर
टेलीविज़न है, ये ख़राब हो गए हैं, हमने फेंकने हैं, हमारे कंप्यूटर पुराने पड़े हुए हैं, वो ख़राब हो गए हैं, वो हमने फेंकने हैं। तो ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनका शुमार होता है, तो जब वो ख़राब होती हैं तो उनको हम डिस्कार्ड करते हैं। उसमें कंप्यूटर इक्विपमेंट है, टेलीविज़न है, टेलीफोन्स हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, और ये दिन ब दिन ये इसका लोड बढ़ता जा रहा है। कंसर्न ओवर दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज एस्केलेटिंग। लेड, मर्करी एंड कैडमियम आर अमंग द मटेरियल्स ऑफ कंसर्न इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसमें लेड है, मर्करी है, कैडमियम, बैटरियां हैं जो मोबाइल फोन के अंदर बैटरियां यूज होती हैं, लैपटॉप्स के अंदर बैटरियां यूज होती हैं, तो इनको हम ऑर्डिनरी वे में डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। अब इसका कलेक्शन और इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी एक मसला है कि हर घर ने सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करना है, हर फैक्ट्री ने प्रोड्यूस करना है, और हर फैक्ट्री और घर से किस तरीके से वो डंपिंग स्टेशन पे जाएगा और कैसे फिर वो लैंड वेस्ट या साइट है या लैंडफिल साइट है उस तक लेके जाएगा। इसकी कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़ा मसला है। प्रॉपर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इक्वालिटी। लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है। एक एक घर से जाके कचरा इकट्ठा करने वाला इसको इकट्ठा करेगा, एक एक कमर्शियल साइट से जाके इकट्ठा करेगा, एक एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट से जाएगा और एक एक फैक्ट्री में जाएगा, वहां से जाके इसको इकट्ठा करेगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। मोर इकोनॉमिकल फॉर प्राइवेट कंपनीज टू डू द वर्क अंडर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो इतना बड़ा स्टाफ हायर करें और उनसे ये काम कराएं, तो इसलिए फिर ये प्राइवेट कंपनीज को लीज आउट कर दिया जाता है। Incineration. Incineration is burning in a very effective method to reducing the volume and weight of the solid waste. इनमें से जो चीजें जलने वाली होती हैं उन वो जैसे कागज है, जैसे पैकिंग मटेरियल है, उसको अलग कर लिया जाता है। जो चीजें बड़ी आसानी के साथ जल जाती हैं उसको फिर इंसिनरेटर में ले जाया जाता है और वहां उसकी इंसिनरेशन हो जाती है। उसका टेम्परेचर बाज़ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और बड़े आराम से वहां पे इंसिनरेट चीजें हो जाती हैं। Waste is burned inside a properly designed furnace under a very careful controlled conditions. तो इसके लिए स्पेशली डिजाइंड फर्नेसेस होती हैं, उनमें इसको डाल दिया जाता है सॉलिड वेस्ट को और वहां इसको जला दिया जाता है। Incineration can reduce the volume of unpacked waste by more than 90%, leaving an inert residue of ash, glass metal and other solid materials called bottom ash. तो वो उसको राख बना देता है और उस राख को बड़े आराम के साथ उसका वॉल्यूम भी 90% कम हो जाता है, तो उसको बड़े आराम के साथ फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो इंसिनरेशन इज अ वेरी यूजफुल मेथड फॉर वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कंपोस्टिंग अगला मेथड है इसका। कंपोस्टिंग इज बायोलॉजिकल प्रोसेस which the organic portion of refuse is allowed to decompose under controlled conditions. इसमें जो ऑर्गेनिक पोर्शन है जिसमें सब्जियां, गली सड़ी सब्जियां हैं, फल हैं, उनके छिलके हैं या इस तरह का वेस्ट है, उनको अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट उनको डीकम्पोज होने दिया जाता है और ये डीकम्पोज होने से 50% ये कम हो जाते हैं और उसके बाद जो रेजिड्यू है उसको हम कंपोस्ट या ह्यूमस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसको फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बना के उसको खेतों में डाल दिया जाता है। तो ये कंपोस्टिंग एक और तरीका भी है सॉलिड वेस्ट को हैंडल करने का। सॉर्टिंग एंड श्रेडिंग। सॉर्टिंग और श्रेडिंग ये है कि उसको सॉलिड वेस्ट को जो रिफ्यूज है उसको आइसोलेट कर लिया जाए और उसमें ग्लास, मेटल और दूसरी इनऑर्गेनिक आइटम्स अलग कर ली जाए, इसकी सॉर्टिंग कर ली जाए और उसमें कागज अलग कर लिए जाए और ऑर्गेनिक मटेरियल अलग कर लिया जाए और जो रीयूजेबल चीजें हैं वो अलग कर ली जाए। तो इसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग के बाद फिर इसकी श्रेडिंग कर ली जाती है। श्रेडिंग ये है कि उसको साइज को रिड्यूस कर दिया जाता है और वेस्ट आर्टिकल जो है एक श्रेडर में डाल दिए जाते हैं और श्रेडर जो है उस सॉलिड वेस्ट का चूरा बना देता है, उससे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये श्रेडिंग है उसकी। उसके बाद फिर इसको लैंडफिल साइट पे ले जाया जाता है। सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल वो जगह है जो मखसूस इस तरीके से बनाई जाती है कि वहां से सॉलिड वेस्ट को डंप किया जा सके। लैंड डिस्पोजल इज द मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको जो ना उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ना उसको इंसिनरेटर में डाल सकते हैं, ना उसको हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, तो जो चीजें बच जाती हैं उसको फिर सैनिटरी लैंडफिल पे ले जाते हैं और वहां पे जाके उसको डंप कर देते हैं। रिफ्यूज कैन बी सेफली डिपॉजिटेड इन द sanitary landfill, a disposal site that is carefully selected, designed, constructed and operated.
तो ये सैनिटरी लैंडफिल एक ऐसी साइट है जिसको डिज़ाइन किया जाता है, बाकायदा कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उस पर सैनिटरी लैंडफिल ऑपरेशन किए जाते हैं ताकि जो सॉलिड वेस्ट है उसको वहाँ ठिकाने लगाया जा सके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलेटिंग टू द लैंड फिलिंग इज दैट द बरीड वेस्ट नेवर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। तो जहां लैंडफिल में जो वेस्ट बरी किया जाता है वो लैंडफिल इस तरीके से बनाई जाती है कि उसके अंदर जो प्रोसेस होना है, उसने पानी देना है, उसने गलना सड़ना है चीज़ों ने, तो उसकी जो रिमेन्स हैं वो ग्राउंड वाटर के साथ ना मिले और वो अगर नज़दीक कोई आपका वाटर बॉडी है तो उसके साथ जाके मिक्सअप ना हो। अगर वो ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाती हैं तो उसको पोल्यूट कर देंगी, अगर वो किसी और वाटर बॉडी में, किसी रिवर में या किसी लेक में चली जाती हैं तो वो उसको भी जाके पोल्यूट करेंगी। तो जब सैनिटरी लैंडफिल बनानी है तो उसमें ये एहतियात रखनी है कि वहां पे लैंडफिल साइट से पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जो है वो दूसरी जगहों पर ना जा सके। कंस्ट्रक्टिंग द लैंडफिल, अब लैंडफिल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। द बेसिक एलिमेंट ऑफ द सैनिटरी लैंडफिल इज द रिफ्यूज सेल। इसके अंदर एक रिफ्यूज सेल है जहां पे वो चीजें डंप की जाती हैं। दिस इज कन्फाइंड पोर्शन ऑफ द साइट इन विच रिफ्यूज इज स्प्रेड एंड कॉम्पैक्टेड इन थिन लेयर्स। सेवरल लेयर्स में बी कॉम्पैक्टेड ऑन टॉप ऑफ वन एंड अदर टू अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 3 मीटर 10 फीट। तो ये जो कचरा है, ये सॉलिड वेस्ट है, ये तय दर तय उस लैंड फिल में या रिफ्यूज सेल में लगा दिया जाता है और इसकी 3 मीटर की जो तय है वो या 10 फुट की तय लग जाती है, यानी 10 फुट लेयर बाई लेयर इसके ऊपर जो है वो सॉलिड वेस्ट रख दिया जाता है। द कॉम्पैक्टेड रिफ्यूज ऑक्युपाइज अबाउट 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लूज वॉल्यूम। उसको फिर कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है और कॉम्पैक्ट करने से उसका साइज 1/4 रह जाता है। द रिफ्यूज इज कवर्ड विद लेयर ऑफ ए सॉइल टू एलिमिनेट विंड ब्लो, लिटर, ऑर्डर एंड इंसेक्ट और रोडेंट प्रॉब्लम्स। जब ये तय पूरी लग जाती है इसकी 10 फुट की तो उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दी जाती है, सॉइल डाल दी जाती है। सॉइल डाल के वो इसलिए डाली जाती है कि हवा चलने से जो सॉलिड वेस्ट है वो वहां से बिखरे ना, उसकी बदबू ना फैले, इंसेक्ट उसके ऊपर पैदा ना हो, रोडेंट्स वहां पे जाके तो लोगों के लिए बीमारियों का बायस ना बने। उसके ऊपर फिर एक मिट्टी की तय लगा दी जाती है और तय के ऊपर फिर प्लांटेशन कर दी जाती है ताकि वो सॉलिड वेस्ट उसके अंदर डंप हो जाए। सेवरल एडजेसेंट रिफ्यूज सेल्स मेक अप अ लिफ्ट and eventually a landfill may comprise 2 or more lift stacks, one on top and the other। तो 10-10 फुट के ये कई स्टैक्स जो है वो जमीन के अंदर लगा दिए जाते हैं, तो इस तरह लैंडफिल साइट बना ली जाती है। द फाइनल कैप फॉर अ कंप्लीटेड लैंडफिल में आल्सो बी कवर्ड विद लेयर ऑफ टॉप सॉइल वेजिटेशन ग्रोथ। जो आखिरी तय होती है जो जमीन के पास आ जाती है तो उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दी जाती है और मिट्टी डाल के उसकी टॉप सॉइल जो है उसके ऊपर वेजिटेशन कर दी जाती है, दरख्त लगा दिए जाते हैं, घास लगा दी जाती है ताकि वो लैंडफिल साइट जो है उसमें से कोई चीज बिखर के बाहर ना निकले। अब इसके जब ये लैंडफिल हो जाती है तो इसके अंदर फिर बाई प्रोडक्ट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इस बाई प्रोडक्ट्स को भी फिर रोकना पड़ता है। कंट्रोलिंग बाई प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक मटीरियल बरीड इन द लैंडफिल डिकम्पोजेज बाई anaerobic microbial action। complete decomposition usually takes more than 20 years। तो 20 साल तक लग जाते हैं इसको कंप्लीट डिकम्पोज होने में, चीजों को जो लैंडफिल के अंदर डंप की होती हैं। वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस डिकम्पोजिशन इज मीथेन गैस। तो इसके अंदर मीथेन गैस पैदा होती है। मीथेन इज पॉइजनस एंड एक्सप्लोसिव व्हेन डाइल्यूटेड इन द एयर एंड इट इज पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। तो इसके अंदर गैसेस पैदा होती हैं, इसके अंदर पानी रिश्ता रहता है इस सॉलिड वेस्ट में से, तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग पे पहली जो स्लाइड्स है उस पर भी हम बात कर चुके हैं। तो रिसाइकलिंग जो है वो चीज़ों को जो रिसाइकल हो सकती हैं वो सॉलिड वेस्ट से अलहदा कर लिया जाता है, जिसमें कागज़ या कागज़ के पेपर अलहदा हो जाते हैं, जिसमें प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लासेस, रबर और जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उसको अलहदा कर लिया जाता है ताकि उसको रिसाइकल कर लें। तो जो बाकी वेस्ट बच जाता है उसको फिर लैंडफिल साइट पे पहुंचा दिया जाता है ताकि उसको वहां पे डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो पेपर, मेटल्स, ग्लास, प्लास्टिक और रबर, इसको सेग्रीगेट कर लिया जाता है या आइसोलेट कर लिया जाता है और इसको फिर रिसाइकलिंग कर ली जाती है। इसी तरह जो रीयूज होने वाली चीज़ें हैं वो अलहदा कर ली जाती हैं। रीयूज होने वाली चीज़ों में ब्रोकन ग्लास है जिसको असफाल्ट पेवमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टील की चीज़ें हैं जिनको स्टील मिल्स में स्क्रैप के तौर पर बेच दिया जाता है, वहाँ उसको दोबारा मेल्ट कर लेते हैं और उसको दोबारा रिकास्ट कर लेते हैं।
इसी तरह एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की चीज़ें भी उसी तरीके से सेग्रीगेट हो जाती हैं। तो रिसाइकल प्लास्टिक भी रिसाइकल होने के लिए अलहदा कर लिया जाता है। तो जो रिसाइकलिंग वाली चीज़ें हैं वो सॉलिड वेस्ट से अलहदा कर ली जाती हैं। इसको डंपिंग साइट पे या लैंडफिल साइट पे नहीं लाया जाता, इसको वहां पे रीयूज होने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। रबर जो है इसको भी रिसाइकल कर लिया जाता है और इसको भी अलहदा कर लिया जाता है। समटाइम्स रिक्लेम्स फ्रॉम सॉलिड वेस्ट एंड श्रेडेड, रिफॉर्म्ड एंड रीमोल्डेड इन अ प्रोसेस कॉल्ड रिवल्कनाइजेशन। तो इसको रिसाइकल कर लिया जाता है, रबर को भी रिसाइकल कर लेते हैं। श्रेडेड रबर कैन बी यूज्ड एज एन एडिटिव इन असफॉल्ट, पेवमेंट एंड आर्टिफिशियल टर्फ। तो इसका इस्तेमाल है, इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो डिस्कार्डेड टायर्स में बी एम्प्लॉयड एज स्विंग्स एंड अदर रिक्रिएशनल स्ट्रक्चर्स फॉर यूज बाय द चिल्ड्रन। जो बच्चों के पार्क्स हैं उनके अंदर ये यूज्ड टायर जो हैं इनको इस्तेमाल कर लिया जाता है मुख्तलिफ जगहों पे। अब मैं थोड़ा सा आपको सैनिटरी लैंडफिल के बारे में बता दूं। ये सैनिटरी लैंडफिल का स्ट्रक्चर है और ये सीमेंट का स्ट्रक्चर होता है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, ताकि सॉलिड वेस्ट के आफ्टर इफेक्ट्स उसके बाहर ना जा सकें। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये जो लेयर्स बनाई जाती हैं इसकी, अब ये जो इसका ये एक लेयर बनाई गई है, ये एक लेयर है, ये इर्द गिर्द इसके ये सारा बंकर है, ये बंकर बनाया गया है। और इस लेयर के अंदर ये जो है इसमें अगर आप देखें तो ज़मीन के नीचे की तरफ यहाँ पे ये सब सॉइल है, सब सॉइल के ऊपर ये एक क्ले की लेयर है, यहाँ पे सैंड है, सैंड के बाद सिंथेटिक लेयर है, उसके बाद फिर सैंड है और उसके बाद ये गार्बेज की जगह है। तो जमीन में फाउंडेशन में इतनी बड़ी ये तय बनाने के बाद उसके ऊपर फिर गार्बेज लगाया जाता है और गार्बेज की लेयर्स बनाई जाती हैं और एक जो स्टैक है वो 10 फुट का बनाया जाता है। उसके ऊपर फिर एक लेयर डाली जाती है इसकी सॉइल की या इसके ऊपर सैंड की और उसके ऊपर फिर 10 फुट का दूसरा स्टैक लगाया जाता है। तो इस तरह ऊपर नीचे 3 स्टैक्स जो हैं वो सॉलिड वेस्ट के लगाए जाते हैं। तो वो ये एरिया बनता है जहां पे इस तरह स्टैक्स लगाए जाते हैं। जब ये स्टैक्स फुल हो जाते हैं तो उसके ऊपर फिर ये सेकंड जो लेयर बनाई जाती है कंक्रीट की, जिसके अंदर गार्बेज के ऊपर ये क्ले है, ये सैंड है और उसके ऊपर टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल के ऊपर यहाँ पे एट दी फेस उसके ऊपर जो प्लांटेशन लगाई जाती है या वेजिटेशन लगाई जाती है ताकि ये सॉलिड वेस्ट यहाँ से बिखरे ना और बाहर ना निकले और उसके अंदर जो रोडेंट्स हैं वो ना जाएं, ताकि इसमें से जो चीज़ें हैं बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो इंसानों के ऊपर हमला ना करें और बीमारियां ना फैलें। इसके अलावा 2 और चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। इसमें से वाटर सीपेज है जो यहाँ पे हो जाती है, ये ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाती है, तो इसको रोकने के लिए भी यहाँ कंक्रीट की लेयर ये लगाई जाती है ताकि ये ना लगाए। और इसमें जो पानी प्रोड्यूस होता है उसको डी वाटरिंग की जाती है, उसमें से पानी फिर निकाला भी जाता है ताकि वो वहां पे ज्यादा तफन का बायस ना बने। इसके अलावा इसमें मीथेन गैस पैदा होती है। मीथेन गैस जो है वो कलेक्ट की जाती है मीथेन स्टोरेज कंप्रेसर के जरिए और वहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट लगाया जाता है और इस मीथेन को यूज किया जाता है फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से ये लैंडफिल साइट बनाई जाती है। ये साइंटिफिक लैंडफिल साइट है। इस तरह करने से सॉलिड वेस्ट अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ होता है और वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने लैंड पोल्यूशन देखा, लैंड पोल्यूशन की काजेज देखी और उसको हमने उसके इम्पैक्ट्स देखे और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखा। इसके बाद हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बात की और फिर लैंडफिल साइट्स के ऊपर बात की और उसका हमने लैंडफिल साइट का डिज़ाइन भी देखा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कल हम इंशाअल्लाह अगला लेक्चर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर अपलोड करेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़।